हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम अदिति और आप सब तो मुझे जानते ही हैं, बट आज जो हमारे साथ हैं आप उन्हें ही नहीं जानते होंगे। सो वी हैव दिस वन स्टूडेंट विद अस फ्रॉम प्रीमियम, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंडिडेट नयूबी, जिन्होंने रिसेंटली अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। और आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, बल्कि हम सीधा नयूबी के पास जाएंगे और उनकी स्ट्रैटेजी सुनेंगे कि हाउ डिड यू कम अक्रॉस टू जेआरएफ अड्डा एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट। नयूबी पेपर मतलब क्लियर कर लिया है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? Hi. Yes, I am very excited to have cleared my net, and there was a lot of effort from JRF Adda team. So thank you so much for that. And I'm very excited to share anything that I can that can be of help as well. यस, तो Uh, पहले तो ये बताओ कि आपको जेआरएफ अड्डा मिला कैसे? हाउ हाउ डिड यू कम टू अ डिसीजन कि मुझे यहाँ से पढ़ना है या पेपर टू यहाँ से करना है? I definitely perused a lot of YouTube classes, and that's how I discovered JRF Adda. One of my friends had done some YouTube classes, and they had also told me that it is a very good platform. So I did my research, and I really liked the content that JRF Adda was teaching, not just in paper two but paper one as well. And both of the papers were being taught very excellently and very detailed. So I really liked that. ऐसे लग रहा है नयूबी हमारा एकदम डायरेक्ट प्रमोशन कर रही है, बट कोई पैसे नहीं मिले नयूबी को, कोई फंडिंग नहीं दी जा रही है। No, 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 no. It was only my own research and my own classes that I saw that I really liked. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। बिकॉज जब भी कोई बच्चा ज्वाइन करता है प्रीमियम में, तो मैं कभी डे वन पे तो नहीं पूछती हूँ कि व्हाट मेड यू ज्वाइन द कोर्स। मतलब ऐसा वो एक होता है ना, हमेशा जब आप इतना पैसा लगा के इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक डिसीजन तो होता ही है कि जो हमें फाइनलाइज कराने में हेल्प करता है कि ठीक है यार यहीं से ले लेते हैं, एटलीस्ट वो एक ट्रस्टिंग फैक्टर हमें लग रहा है। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट वाले दिन मैं ये सवाल आपसे ज़रूर पूछ सकती हूँ कि भाई ऐसा क्या था, है ना, कि मुझे भी तो पता लगे इतना क्या स्पेशल है। बट या जोक्स अपार्ट, आप ये बताओ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? हाउ डिड यू गो विद द क्लासेस, व्हाट हेल्प्ड यू? एंड ऑफ कोर्स यू वर इन योर मास्टर्स, तो आप कॉलेज भी जा रहे हो, आप अपना थीसिस भी कर रहे थे, रिसर्च भी कर रहे थे, सो मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन amidst that. And let me tell you, she is that person who was constantly there in the sessions. She always showed up in the doubt clearing sessions. मेहनत करने के लिए आपको लाइव क्लासेस में आना पड़ता है, एंड शी इज़ द एग्जाम्पल सेटर फॉर दैट। हर इग्निशन के प्रैक्टिस सेशन में शी वॉज देयर, एंड स्टिल कि मैम मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पता नहीं क्या होगा। आई वॉज लाइक कि कुछ भी हो जाए बट तुम ये अटेम्प्ट ज़रूर देने जाओगी। एंड इवन टिल द लास्ट आई वॉज सो नर्वस कि आप आके मुझे ये ना बोल दो कि मैम मैं फॉर सम रीज़न मैं एग्ज़ाम नहीं देने गई। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत नर्वस रहती थी। बट या अगेन डू लेट मी नो कि क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे काम किया? So our classes started around January 23, and during that time I was working on my research. So what I did was I made a schedule of I had to attend all the live sessions. So I booked off those hours that the live classes were taking place, and then apart from that I was also working on my dissertation. But I was also taking some time off each day to either practice my questions or give some time to do an independent research note making. So just watching the live class is not enough. I had to go back and then make notes of what was discussed in the class that day and how I am going to practice those questions related to that topic. So that was more important as well. So that was my strategy from day one itself. So copious note makings and highlighting and everything. But then I also did, like ma'am had suggested, that I should continue with literary terms from day one. I should not leave it for the last day that I'm picking up that book and opening. Okay, now we can do literary terms. ये मेरे से भी हो रहा है। So I started with the literary terms. I started with the Rutledge and everything, and we did previous year questions as well. So it not only just Ignition 2.0. As a premium student, I also had access to Ignition 1.0.
So watching those videos also helped me a lot with the repetitive questions. Remembering each and every date is extremely hard for me. I used to tell this to ma'am as well, that dates are just like goes over my head. I cannot remember anything. But when you saw those questions and those dates come up again and again, so you remember those dates. So that really helped me a lot. And if when you do your like ma'am did in her classes, we do our syllabus in a chronological order. So that sets a kind of reference in your head ki, okay, we did this age before, these were the authors in there, so these come before those authors. So that also really helps streamline, especially on those chronological type questions when you do that. है ना, क्योंकि जब हम एग्जैक्ट ईयर नहीं याद कर पाते, तो इवन एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, क्योंकि पेपर तो मैंने भी दिया है ना, तो वहाँ से यही चीज़ मैंने सीखी है कि बैक इन द माइंड में ये तो याद रख सकती हूँ कि मैंने पहले किसको पढ़ा था और फिर मैंने किसको पढ़ा था. सो इफ़ आई एम फ्रेमिंग माई रूटीन इन सच अ वे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही तैयारी कर रही हूँ, तो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है कि राइटर्स के ईयर ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम चीज़ें अरेंज कर पा रहे हैं या फिर उनके वर्क्स को कर पा रहे हैं. एंड ऑल्सो हाउ नेमोनिक्स वर्कड फॉर यू. Oh, extremely well. Sometimes I was like, you can't make too many mnemonics of every author, because then you'll be like, then you'll have another task of remembering the mnemonics also in a way. But the main authors, you really need to make mnemonics because they have an extensive list of works. Like Charles Dickens has had like 20 works. You have like 10 works, 20 works. You can't remember every list of work in chronological order. So mnemonics really help a lot when you're able to remember each, like just one word from each letter really helps with that. Mnemonics and also all the table list that we used to do with the characters, कि आपको पूरा समरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, लास्ट मिनट में आप सिर्फ कैरेक्टर्स पढ़ के चले जाओ क्योंकि वही क्वेश्चन आएगा. तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. हाँ, बिकॉज आप नेक्स्ट टाइम अब लास्ट मोमेंट पे विकिपीडिया खोल के एक समरी नहीं कर सकते हर एक उसके. तो फिर द वे वी डिड लाइक द वंस वी मेड द टेबल, वी मेड माइंड मैप्स ऑफ अ लॉट ऑफ समरीज एज वेल. सो दैट हेल्प बिकॉज इन योर माइंड यू कैन जस्ट ओके, सो दिस हैपेंड, you can try to remember through visuals, you can try to remember through the graph, you can try to remember in a lot of ways. But having that kind of visualization in your mind is very important, because last moment you won't be able to remember each and every character, each and every scene of like what happened in each summary. So you need to have a very rough idea, and a very good rough idea like what happens, because nowadays the UGC is asking not just like upper say, they are going deep to see that how we have done the summaries, if we have actually done the summaries. So and also with the kind of the paper, it is also important to cover the summaries. कितना deep और conceptual question आ जाए आपको नहीं पता. So in the literary theory also we extended so many sessions कि हम conceptually बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ नाम ही डिस्कस नहीं कर रहे कि पैनोप्टिकॉन क्या होता है या ये टर्म्स क्या. हमने कोशिश करी कि जितना डीप में जा पाए. एंड आई थिंक इस बार वो चीज़ आपको देखने को भी मिली. पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल था, बहुत लेंदी था, बहुत डिटेल्ड तरीके से पूछा जा रहा था. तो मुझे हमेशा लगता था कि प्रीमियम में इतना डिटेल में पढ़ा तो रही हूँ, बच्चे मन में गालियाँ ज़रूर देंगे कि पेपर तो आता है ऑर्डर वाइज, पर ये आप क्या करा रहे हो. बट आई थिंक वो जो मेहनत है ना, वो इस बार देखने को मिली कि कहीं ना कहीं द अप्रोच इज़ राइट एंड गुड. चाहे आप ट्रेंड कितना भी चेंज कर दें, बट इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग इन अ फुल फ्लेजेड मैनर, लिटरेचर को ऐसे ही पढ़ा जाता है तो वो कभी ना कभी काम तो आ ही जाएगा. तो वो चीज़ आपको कैसी लगी? बहुत अच्छे से मुझे पसंद आई, क्योंकि क्या होता है कि यूजीसी नेट इस बार भी देखेगा कि आप सिर्फ करते, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मेन ऑथर्स के और मेन लिस्ट ऑफ वर्क्स के समरीज देखते हैं. यू डोंट गो टू डीप इन देयर लिस्ट ऑफ वर्क्स टू सी के स्मॉलेस्ट ऑफ वर्क. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यूजीसी आस्क्ड, लाइक मिसेस ब्रैथहर्स्ट बाय रुडयार्ड किपलिंग. सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू द जंगल बुक एंड इफ द बिगर वर्क्स. If you don't go deeper into the list of works to do at least their basic summaries and what it is about in settings, then that will not be able to work in the future, because I feel the UGC is going even more deeper in the works, like obscure list of works, obscure authors. So you need to go even deeper into the certain areas and fields. So Adayubi, how you used to manage your time? कि आपने लेक्चर्स लिए, आपने रिविजन किया, आपने नोट्स भी बनाए, आपने लिटरेरी टर्म्स, DI कॉम्प्रिहेंशन मेरे कहने पे शायद वो सब भी किया होगा. तो पूरे उस दिन में आप कॉलेज भी जा रहे हो, कॉलेज का भी काम कर रहे हो, और आपने ये सब कैसे किया? थोड़ा सा हेल्प कर दो, क्योंकि
बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ मुझसे यही पूछते हैं, इस बार भी प्रीमियम वाले स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि मैम इस लेक्चर के बाद मैं पढ़ूँ कैसे, जबकि मैं उन्हें सुबह ही फ्री कर देती हूँ, मतलब Okay. बाय मॉर्निंग, सो स्पेशली बाय 1:30 दे आर फ्री विद द पेपर 1 क्लासेस ऑल्सो एंड द पेपर 2 ऑल्सो। तो पूरा दोपहर, शाम और रात आपके पास है। तो आप कैसे मैनेज करते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा नींद पे कॉम्प्रोमाइज किया मैंने और सोशल मीडिया पे। सो आई यूज्ड टू वेक अप एट 7 इन लाइक द लास्ट 2 months which I had to do. So 7 o'clock आपका एक टाइम टेबल बन जाना चाहिए कि अगर मैं इतना अपना टाइमलाइन सेट कर रही हूँ, इतने अगर if I'm attending 1 hour of class, I need to make notes in maximum 2 more hours, not more than that. You can't spend the whole day just making notes there. You need to allocate each and every, like what works with your schedule basically in your day. So if I had to go to college at suppose 8:30 and I won't be back till 12:30, so I need to know that once I'm back by 1:30 I should have had by 1:30 I should be doing some kind of a like DI or a paper 1 class or paper 2 class. Or before going 1 hour I would spend on revision, I would spend on note making, so that by the time the next day class starts I'm done with those things, I'm done with my revision, I'm done with my note making, so that don't I have to do like 2 days of note making now, because that just piles up. Yes. And that then you get behind and it's really hard to catch up. So एंड as वो बैकलॉग रखना बहुत खराब है, मतलब मुझे भी तो खराब लगता है जब बच्चा क्लास में आके बोल रहा है कि मैम इतना सारा रहता है, एंड देन आई हैव टू गिव अ डे ब्रेक कि ठीक है ये सब तुम कवर कर लो, हम उसके बाद हम फ्रेश पढ़ेंगे। Exactly. So you have to be very disciplined with your time allocations, with what works with your time, what kind of area you need more time on. That is what you need to analyze as well. Because for me, maths was my weak area, DI and maths. So I had to do it like it usually took like supposed to take 15 minutes, but for me it used to take like an entire hour just to solve those DIs and maths. So I used to allocate that time period. So in afternoon you can say like 3 to 5. So take an hour break from 5 to 6. Then from 6 to 8 you can need to go back to another subject. Keep switching the subjects, because if you keep doing like okay I'll do continuously, I'll do paper 1, all those things, then it will become monotonous and you will just doing for the sake of doing it, and that won't help. So I used to switch up like paper 1, paper 2, paper 1, so that it keeps it fresh, but it also keeps it in like structured but fresh, so that you're not bored, you're not going into this routine of monotonous work as well. समथिंग दैट वी आर वेरी रेपिटेटिव इन द क्लास कि अपने रूटीन को मोनोटोनस मत बनाओ, जिस दिन बनाओगे अगले 3 दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, ना ही आप उस चीज़ को प्रोसेस कर पाओगे एक्टिवली। एंड आई थिंक आपने वो चीज़ बहुत स्मार्टली ली है, मतलब अभी जैसे आप बोल रहे हो तो मैं शायद खुद के वर्ड्स को ही सुन पा रही हूँ, आपने बहुत स्मार्टली इस चीज़ को लिया कि मेहनत सब कर रहे हैं, कंटेंट सब कंज्यूम कर रहे हैं, बट स्मार्टली कंटेंट कौन कंज्यूम कर रहे हैं, एंड यू डिड इट इन अ स्मार्टर वे कि आपको पता है कि पूरा दिन मुझे एक सेट ऑफ क्लास को लेके नहीं बैठना है, पूरा दिन मुझे वो 150 पेजेस को लेके नहीं बैठना है, उसको मुझे क्रिस्प करके अपने पॉइंटर्स बना के नोट्स में लिखना है, और पेपर 1 भी करना है, DI भी करना है। तो आई थिंक सोशल मीडिया पे आपने कंट्रोल तो किया ही, बट उससे भी ज़्यादा जो आपने छोटे छोटे ब्रेक्स लिए ना, आपने उनको प्रोडक्टिव भी बनाया। सो बेसिकली यू हैड योर टाइम, जो हम बात करते हैं कि आप ब्रेक लो, मतलब ब्रेक सबको लेना चाहिए बीच बीच में, बट उसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना लो। Exactly. So what helped me was like first I really liked watching movies, suppose. So what I did during this, as suggested by ma'am, was like अगर मैं 5 to 6 का अगर break दे रही हूँ in the evening, then I'll go to watch a movie that is actually going to help me. So not just documentary as I'm saying, but there are a lot of entertaining movies out there as well that help you with these concepts. So watching 2005 Pride and Prejudice again will really help you. I don't know how, but really help you. Yeah, it does, it in does. those movies. Yeah. So watching those historical movies based on the books that you're going to study, that you have to, because when you watch movies, even the actors become like characters in your mind, so that really helps you retain those certain dialogues that they speak, certain quotes that they use in the novels and the movies. So that really helps you using popular fiction but in a very productive manner that is actually helping you. एंड लिटरेचर का प्लस पॉइंट ही यही है
कि आप सेम सेट ऑफ वर्क, इफ यू नॉट अ रीडिंग पर्सन लेट्स से, है ना, सारा काम हम पढ़ नहीं सकते विकीपीडिया पे, तो आप ग्राफिकली और एनिमेटेड वीडियोस को देख सकते हो, आप ये मूवीज देख सकते हो, कैरेक्टर्स कोटेशंस आपकी वहां से हो जाएगी। एंड आई थिंक वो जो एक रिटेंशन वाला गेम होता है ना, कि रिविजन हमारी होती रहे, वो आपने बहुत बेहतर तरीके से करी है। एंड आई थिंक आई समहाउ फील दैट यू हैव डन द एंटायर जस्टिस ऑफ व्हाट द स्ट्रैटेजीज वी ऑफर इन द क्लास, कि हाँ पूरा लाइव आके आपने बढ़िया स्क्रॉल नहीं किया है, ये मैं बता सकती हूँ, आपने मुझे ढंग से सुना है। सो विच फील्स ग्रेट एंड विच साउंड्स ग्रेट। एंड आई थिंक हर मेरे प्रीमियम में ना कुछ कुछ स्टूडेंट्स हमेशा रहते हैं जो बहुत रेगुलर रहते हैं। एंड जब वो बच्चा रेगुलर होता है तो उसको समझ भी नहीं आ रहा है, उसको यही चीज़ सही लग रही है नहीं लग रही, तो मैं अपना कंटेंट वैसे ही मोल्ड करती रहती हूँ एज इफ कि वन ऑन वन गाइडेंस आपको मिल रही है, कि जैसे पूरे क्लास में सिर्फ हम दो ही हैं, जैसे बर्नाली है, आप है, तीन चार आप में से बहुत रेगुलर स्टूडेंट्स थे, तो वो ऐसा लगता है कि इट इज़ जस्ट 4 स्टूडेंट इन द क्लास, और मेरे लिए अब यही मैटर कर रहे हैं, क्योंकि भाई दे आर द वंस ना हु आर शोइंग अप। तो Yes. ये एक बहुत बड़ा रोल आपके उसमें रूटीन में प्ले करता है, आपको भी उस तरफ से लगता है कि हमें वन ऑन वन गाइडेंस मिल रहा है, जब भी ज़रूरत है मैम इज़ देयर टू सॉल्व द आंसर्स। और मुझे भी लगता है कि आई एम नॉट टीचिंग टू अ वॉल, एक तो हम वैसे ही ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और फिर हम दीवार को नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, ऑन दी अदर साइड मेरे पास है स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एक एक्टिव मोड ऑफ पार्टिसिपेशन रख रहे हैं, तो क्लास में मुझे वो चीज़ें बहुत हेल्प करी। बट हाँ, एनीथिंग live एल्स? class, yeah, live class which you attend is not for like copious note taking. That comes later. In the live class, you need to be present and on the spot, whichever area you don't remember, just you need to ask on that day. Because if you think that okay, I'll ask maybe tomorrow or not, most of the time we'll forget Yeah. or it will skip our mind. So we need to have a like regularly. We need to ask. Okay, we didn't understand this. This is the area that I need a little more elaboration on, so that ma'am is also aware ki okay, so I need to work a little bit more on that area, so that it also helps in our own curate, like personal curation of our own practice sessions as well. Not it's personally curated Yeah. for us then. हाँ, तो और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप सबने मेरे साथ अलाइन किया वहाँ पे, कि लास्ट के 20 डेज 25 डेज हमने सिर्फ इंटेंस प्रैक्टिस किया। सो हाउ वाज दैट फॉर यू? It was extremely important for me because again, because I was doing my dissertation side by side, I had missed about 1 month, 1.5 month of classes due to that, because I had my dissertation presentations. So that last month of ignition practice, I attended each and every one, the 5 p.m. marathon YouTube classes and the ignition classes every day, because those were extremely important for me to be able to cover on a shorter time of period which I had missed previously. So we were not just doing random questions, we were doing it age wise, we were doing chronological orders, we were doing it mixed, we were doing it individually, in all the patterns that they can give us, we were doing it in that way. And that last 1 month, when you're doing so many questions, then it also helps, like अगर आपने कुछ मिस भी किया है, if you're not able to cover 100% of your syllabus, but you're doing the main areas and the main authors that you're doing through that, and it's not just कि हमने बस एक क्वेश्चन किया था, ये गलत है, ये सही है, and then we're finished. We used to discuss all 4 options. Then you used to ask additional 5 to 6 questions based on that one question. So if you're doing one question and you don't know the answer, then you don't just get that answer to that one question, you get an entire idea of the 5 to 6 complete work of that author, chronological order of that author, concept of that author that the author discusses. So it is a complete revision from A to Z in that area. It was very important. बट आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ क्वेश्चन, नो, कि जब Yeah. आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या ही मतलब उसका आंसर निकालने का, हमें नंबर थोड़ा ना मिल रहा है, Right. कभी भी वो सेम सेट ऑफ क्वेश्चन तो रिपीट भी नहीं होगा। हाँ, उसके ऑप्शंस में से रिपीट हो सकता है, जो कि हमने देखा भी है कि हर शिफ्ट में होता भी है। तो हाँ. बहुत ज़रूरी है कि आप हर ऑप्शन को डिटेल तरीके से स्टडी करो, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस बनाओ। और आई थिंक दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दोज बोथ द इग्निशन 1.0 जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इग्निशन 2.0 जहाँ पे इस बार हमने MCQs करे, एंड ऑल दोज मैराथन ऑल्सो। आई थिंक आई एम वेरी फेमस फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस ओनली, कि जो भी YT पे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो इसीलिए आते हैं कि मैराथन्स हो रही हैं, क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। So and also I so remember your time when I know that you didn't cover a lot. बहुत सारी Yes. आपकी यूनिट्स रह गई थी, तो आपने मुझसे पूछा था, अभी आप जब बता रहे थे तो मुझे याद आया कि मैम मैं क्या क्या कवर करूँ अभी। तो लाइक कि ब्रिटिश
ब्रिटिश वाला वो सेगमेंट एक बार आप छोड़ दो, वो आप प्रैक्टिस के थ्रू करो, बट गो फॉर द लिटरेरी थियरी वंस, गो फॉर ऑल द कॉइनेजेस, बिकॉज वो डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है. So what did you follow in that time then? I did follow that. So I did literary criticism part of my. I gave literary criticism more emphasis. I did the British part only through our PDF. So I perused the PDF, the whatever was left. I had already covered till Victorian. So maybe after that I did through PDF. So I know I couldn't cover everything after that. Yeah. So I paid emphasis on certain areas of topics or fields that are repetitive. So the shorter classes that I could attend. So linguistics, we had 3 to 4 classes. That felt a lot more achievable than like the 15-20 classes of British literature. So doing linguistics, which actually really helped because it was so in depth in the paper this time. So if you're doing like terms of panopticon, it's not just that Foucault is important, that where did Foucault take it from? So Bentham was a really important part of that. So when you're doing terms, you're doing also conceptual work as well, automatically through those areas. So I really did focus on certain areas that were highlighted that you need to do at least this much. Because if you're not able to do, like if British literature comes from 70% of your paper, then if you're not able to do it, only able to cover 50% of that, then the next 30% becomes more important as well. True, yes. I think you analyzed it very very nicely. कि आपको पता लग गया कि वो वाला सेगमेंट में कर सकती हूँ पीडीएफ देखकर, क्योंकि आपका बेस बन गया था ना ब्रिटिश लिटरेचर का. आपने मुझे राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल विक्टोरियन आपने मुझे अच्छे से देखा है, तो मैं भी आपको सजेस्ट कर पाई कि ठीक है, आई डोंट रिकमेंड इट, बट फॉर यू कैन गो फॉर द पीडीएफ, क्योंकि टाइम नहीं है. और इट इज़ नेवर इम्पॉर्टेंट, मैं ये सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि आप 100% सिलेबस करके जाएं. और वो एक एग्जाम्पल हमारे पास है, 100% सिलेबस कभी करके जाना ही नहीं है. एटलीस्ट आप जो कर रहे हैं आप वो करके जाओ, उसमें रिविजन करो, और जो जो आपकी यूनिट्स हैं थोड़ा थोड़ा सब पे टच अप करके जाओ, ताकि लास्ट के 1 महीना आप इंटेंस रिविजन कर पाओ, क्योंकि उन क्वेश्चंस से ही आप बहुत कुछ सीख जाते हैं. रेपिटेटिव राइटर्स के बारे में तो आप वहाँ पे भी सीख जाओगे, वहाँ पे भी रिवाइज कर लोगे, नई टर्म्स आपको उधर भी मिल जाएंगी. सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस हम ज़रूर सॉल्व करें. हम सिर्फ पैराग्राफ रीडिंग पे ना जाएं, हम कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग, विजुअल्स, पीपीटीज इंटरैक्टिव होनी चाहिए, कि ना तो मुझे मोनोटोनस लगे पढ़ाते वक्त, मैं यौन ना करूँ कैरेक्टर्स को समरी देते वक्त, ना आप करो, बिकॉज एट टाइम्स इट डज गेट मोनोटोनस ना. हर वक्त हम समरीज ही कर रहे हैं, डेप्थ में बात नहीं कर सकते, टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, इतना नॉलेज लोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉट एवरीबडी इज़ अ फैन ऑफ लिटरेचर. लोग कुछ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से यूजीसी नेट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो बहुत फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारे डिसीजंस लेके एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है. बट या एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? I think I just about covered everything I did. Like even if I missed something, it was because of what I did so well in the class, because of the way the content was presented, that it in the exams I didn't feel like I missed much. So Yeah. because of, it was so, and when you're doing constantly practicing that last 1 month, it really helped me actually work on the questions which I didn't know in the exam as well, because I was able to eliminate, I was able to think on the spot. I was like, even that siege of Krishnapur with the Krishna, like Krishna Yeah, all those codes, the name codes. yeah, so the codes we did, it really helped me, because I don't know the rest of the one, but I know that one because we did it so many times and we made those codes. So it really helps with those kind of like life of one's own. I repeatedly did like, okay, life of like rooms of one's own is this, feminine mystique is then, and then you have this. So when you do so many times, then कुछ years ही भी याद रह जाए ना, तो if you don't know 5 options में से you know 4 options, you know 3 options, that helps. So Yes. that eliminates. तो भी आप एलिमिनेट कर पाएंगे. एंड पेपर इज ऑल अबाउट द एलिमिनेशन गेम. आपको पूरा कंटेंट पढ़ना ही नहीं है, आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स सीखनी है, कि अगर मैं 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस भी नेविगेट कर पाऊँ, तो थिंग्स आपके लिए बहुत आसान हो गई, चीज़ें बहुत इजीली जो है आप कवर कर पाओगे. हाँ. तो 100% सिलेबस के पीछे कभी नहीं भागना है. वो जो 10 ऑब्सक्योर राइटर्स हैं उनके पीछे कभी नहीं भागना है, और मैं शायद इस बार भी नहीं भागूंगी, बिकॉज आई नो फॉर मी ऑल दोस कैनोनिकल राइटर्स, रेपिटेटिव राइटर्स आर इम्पॉर्टेंट. मे बी वी कैन डू अ ब्रीफ, जैसे हमने इस बार भी किया, थोड़ा बहुत क्वियर राइटर्स, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट डेज और फ्रेजेस, बट हमने पूरा उन पे सेशंस पर रिलाई नहीं किया, बिकॉज यू नेवर नो. और इस बार वो चीज़ आई भी नहीं, सिर्फ रूम ऑफ वन जोन, फेमिनिन मिस्टेक, जूडिथ बटलर, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आए बस, वो जो सेम हमने कर रखा है, बट उससे हाँ. नया
फेमिनिज्म से कुछ नहीं हमें देखने को मिला। रेपिटेटिव तो होता ही है, क्योंकि आप ये तो मान ही सकते हो कि कुछ मेन जो ऑथर्स हैं, अगर वो एक भी ऑथर ना दे ऐसा हो नहीं सकता। Yeah, true. तो आपको ये तो पता है कि कुछ तो रेपिटेशन होगा ही होगा, और वो मेन ऑथर से ही होगा, मेन फील्ड से ही होगा, मेन वर्क से ही होगा। तो आप उस पर अच्छे से फोकस करो तो आपका अच्छा एक फाउंडेशन बन जाता है कि अच्छा आई हैव ऑलरेडी कवर्ड एटलीस्ट दिस चंक। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब मेरा वो सिक्योरिटी वो भी बन जाता है फाउंडेशन की, हाँ मेरे पास एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन आई नो कि जो रिपीट होंगे वो मुझे आते हैं अच्छे से। तो उससे आपको वो भी मिल जाता है कि जो बाकी ऑब्सक्योर वाले अगर बाय चांस नहीं भी आते, उसमें से कुछ गलत भी हो तो एटलीस्ट आई हैव दीस वंस एंड दैट ऑल्सो वो आई। एक मेंटालिटी होना चाहिए कि ऑब्सक्योर राइटर्स है तो सबके लिए ऑब्सक्योर है ना, कोई पूरा लिटरेचर तो एनीवे नहीं पढ़ के जा रहा। और ये चीज़ डे वन से मैं आपके दिमाग में डालने की कोशिश करती हूँ कि अगर कोई अननोन राइटर दिख जाए आपको, वो एंशियस नहीं होना, क्योंकि वो सबके लिए अननोन है। बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन के चक्कर में आने वाले आगे 5 क्वेश्चन गलत कर देंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ खेलना है एज इफ इट इज अ गेम एंड यू आर द मेन प्लेयर हियर। आपको बस बाहर जीत के निकलना है बस, और कुछ नहीं। एग्जैक्टली मतलब अगर आपको पता है कि वो ऑब्सक्योर है, आपने एक बारी में ग्लांस करके देख लिया कि चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको पता भी है तो मोस्टली गेस वर्क, एलिमिनेशन वर्क ही होने वाला है। तो उसके लिए नेक्स्ट उस पे जाके ज्यादा दिमाग लगा के 5-10 मिनट बस उस क्वेश्चन पे स्पेंड करके कुछ नहीं होगा, एंड ऑफ द डे वो गेस ही रहेगा। सो इट्स बेटर कि आप उस चारों में से अपना बेस्ट गेस दो, अपना मतलब मोस्ट ऑफ द लाइक सबकॉन्शियसली व्हाट यू आर थिंकिंग इज द राइट आंसर दैट इट कुड बी, एंड देन मूव टू द वन नेक्स्ट वन जहाँ पे आपको एक भी ऑप्शन या 2 भी ऑप्शन आते हो। तो दैट विल हेल्प कि मतलब हाँ अगर मुझे ये भी ऑप्शन आ रहा है तो वो बेटर चांस है आपका सही होने का। उस पे फिर ज्यादा फोकस द आर्ट ऑफ क्वेश्चन। लॉजिकल जय माता दी कैसे लगाते हैं ये हमने सीख लिया है, बट फील्स ग्रेट टू नो दिस इज द प्राउड मोमेंट एंड दिस इज द डे वी ऑल वर्क फॉर कि बच्चा ऐसा हो जाए कि 4 राइटर्स हैं, नहीं भी पता है तो चलो फिर भी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर गए। सो दीज आर द स्किल्स दैट यू डेवलप इन द मीन टाइम। और सेशन को हम थोड़ा सा एंड करते हैं यहीं पे, बट आई थिंक इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा स्टूडेंट्स ने कि आप अपने मास्टर्स में रह के भी मतलब यू डोंट हैव टू गिव द फुल टाइम। आपके पास 24 घंटे या 8 घंटे अगर आप सो भी रहे हैं, अगर आप वो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं 8-8-8 वाला, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा है ना, 8 आवर्स ऑफ स्लीप, 8 आवर्स ऑफ स्टडी, 8 आवर्स ऑफ योर अदर वर्क्स। तो कॉलेज भी जा रहे हैं, कॉलेज का काम भी कर रहे हैं, थीसिस भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ नेट भी क्लियर कर दिया है। और अब एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मास्टर्स भी हो गया और नेट भी हो गया। बट अगेन ये रेस ऐसा ही है, कोई थोड़ा पहले क्लियर कर लेता है, कोई थोड़ा बाद में, बट आई थिंक ईच एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन जर्नी। और अगर आपको लगता है कि ये सेशन फ्रूटफुल था या ये जो प्रीमियम है ये फ्रूटफुल है, ये जो चीज़ें हम यहाँ पे बात कर पाए, ये आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द प्रीमियम। कोड यूज़ कर सकते हो December 20। एंड दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। दिस वॉज नायूबी विद अस, क्वालिफाइड नेट। होपफुली हम अगली बार JRF के लिए मिलेंगे, बट गारंटी नहीं है क्योंकि क्या ही हो गया, हम PhD के लिए मिल लेंगे, है ना। दिस इज इट। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड विल सी यू वेरी सून विद अनदर स्टूडेंट।